स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज की कहानी का नाम है शुभमंगलम। कंठशिल्पी मैं यानी कि सिया घोष, कलमधारी दिशा जी। ये एक बंगाली कहानी है जिसे आप सुनने वाले हैं हिंदी में। दक्षिणी खिड़की के सामने खड़े होकर गाना गुनगुनाते हुए मीरा की आंखों के सामने पिछले 2 सालों की यादें छलक उठी। क्या लगता है, अच्छी यादें होगी या बुरी यादें? खैर, वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। मीरा तभी अपने 11th के एग्जाम्स कंप्लीट करके 12th में प्रमोट हुई थी। पढ़ाई में तेज रहने की वजह से उसके घर वालों ने कभी भी उसके पढ़ाई में आपत्ति नहीं की। बच्ची से लड़की बनने के इस पड़ाव में उसे मिला उसकी जिंदगी का पहला प्यार। लेकिन उम्र कम होने की वजह से ही हो या फिर इस उम्र में पैदा होने वाले दिल की हलचलों की वजह से ही हो, मीरा ने इंसान पहचानने में गलती कर दी। और इसी बात का फायदा उठाया था मीरा के भैया के दोस्त प्रियव्रत बैनर्जी उर्फ मीरा के प्रियदा ने। एक दिन शाम के समय गांव के लाइब्रेरी में जाते वक्त बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उसके प्रियदा ने उससे कुछ बातें कही थी। वो आज भी उसके कानों में गूंजती है। मीरू, कब से तुझे बुला रहा हूँ, सुन नहीं पाती है क्या? अरे प्रियदा, आप यहाँ पर? अरे सच में मुझे सुना ही नहीं दिया था, वरना आप पुकारे और मैं ना पीछे मुड़ूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? असल में मुझे तुझसे कुछ कहना है। यह सुनते ही किसी अनजान कारणवश मीरा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हाँ कहिए ना। पीछे छुपाए हुए हाथों को सामने लाता है प्रियव्रत। मीरा देख पाती है उसकी प्रियदा के हाथ में है उसके सबसे पसंदीदा फूल, सफ़ेद चंपा। अपने पसंदीदा फूलों को देख के ही मीरा ने झट से वो सारे फूल अपने हाथों में ले लिए। खुशी उसके आंखों से छलक रही थी। ये सारे फूल मेरे लिए प्रियदा? हाँ, मुझे पता है तुझे सफ़ेद चंपा बहुत पसंद है, इसलिए सिर्फ तेरे लिए ये फूल लाया हूँ मैं मीरू। सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हुआ ये सुनते ही मीरा उस दिन लज्जा गई थी। ऐसे ही कितने सारे दिन बीत गए। मौका मिलते ही उसके प्रियदे उसके लिए सफ़ेद चंपा लाते रहते थे। इसके अलावा भी चलता रहता था उनका छुप छुप के मिलना, कभी बरगद के पेड़ के नीचे या तो कभी गांव के नदी के पार। कभी कभार तो घर से छुपकर पास वाले गांव के मेले में भी चले जाते थे वो दोनों। ऐसे ही मीरा को याद आता है, एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसी बरगद पेड़ के नीचे उसकी प्रियदा ने उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ के कहा था, मीरू तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करेगी मुझसे? उस दिन शब्दों में कुछ भी ना कह के सिर्फ कस के गले लगा के उसने उसकी प्रियदा को समझा दिया था क्या है उसका जवाब। समझा दिया था कि वो भी उनसे कितना प्यार करती है, अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती है। लेकिन हम जैसा सोचते हैं या फिर जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। ये सोच के ही मीरा ने एक गहरी सांस छोड़ी। यादों के सिंदूकों से बाहर निकलते हैं कुछ कड़वे अनुभव। उस दिन अचानक उसके प्रियदा ने उससे कहा था, मीरू, मैं तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी कहीं और शादी करवाना चाहते हैं वो लोग। ये बात सुनते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। पहले प्यार की अनुभूति क्या होती है ये तो मीरा को पता था, लेकिन उसी पहले प्यार को खोने की तकलीफ क्या होती है वो उस दिन समझ पाई थी मीरा। और कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी उस वक्त वो। उसकी ऐसी हालत देख के प्रियव्रत कहता है, मीरू चल हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं, एक बार शादी हो गई तो घर वाले मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अचानक उम्मीद की किरण देख के खुश तो हुई थी मीरा, लेकिन दूसरे पल ही डर पैदा हो गया था उसके अंदर। अगर उसके बाबा भैया को एक बार भी भनक लग गई इस बारे में तो उन दोनों को तो वो लोग जान से ही मार डालेंगे। और अगर घर पे दोबारा पैर नहीं रख पाई तो, अपने माँ और दादू से दोबारा मिल नहीं पाई तो, अपने दिमाग में आए हुए सारे दुश्चिंता और दुष्परिणामों को नज़रअंदाज करके मीरा रात के अंधेरे में सारे गहने जेवरात लेके निकल पड़ती है उसके प्रियदा के साथ। लेकिन कुछ दूर जाते ही सामने पाती है अपने बड़े भैया को। उसी दिन मीरा समझ पाई थी हीरा और कांच का फर्क। जब उसके भैया उसका हाथ पकड़ के खींच के उसे घर की तरफ ले जा रहे थे, बड़े असहाय तरीके से वो अपने प्रियदा की तरफ देख रही थी, उसकी आखिरी उम्मीद को देख रही थी। लेकिन उसकी प्रियदा ने क्या किया, उसका हाथ छोड़ के सिर्फ उसके गहने लेके भाग गया, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। घर पहुंचते ही उसके घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, साथ ही बंद हो गई थी उसकी पढ़ाई। इन सब के बीच में मीरा सिर्फ एक जिंदा कठपुतली रह गई थी। उसके विश्वास को, उससे किए गए वादों को टूट के बिखरते हुए देखकर मीरा तिल तिल करके मर रही थी।
इन्हीं सब चीज़ों के बीच मीरा की शादी तय हो गई कोलकाता के अभिज्ञान मजूमदार के साथ। टूटे हुए दिल के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करना मुश्किलदायक होती है। पहली प्यार से मिली हुई इस प्रताड़ना के बाद मीरा इस शादी के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन घर वालों के ऊपर कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। उसके घर वालों ने तो शादी टूट जाने के डर से उसे और अभिज्ञान को शादी से पहले मिलने तक नहीं दिया था। पहली मुलाकात हुई उन दोनों की शादी के मंडप में। शुभ दृष्टि के समय पान पत्ता हटाकर एक झलक अभिज्ञान की देखी तो थी मीरा ने, पर तुरंत ही नजरें झुक गई उसकी। सोचा कहा था उसने, प्रियदा के अलावा किसी और को पति के रूप में स्वीकार करना भी पड़ेगा किसी दिन। लेकिन अनजाने में तो नजरें मीरा के चेहरे को देख के मोहित हो गई थी। होठों पे हंसी खिल उठी थी। वो हंसी थी अपने जीवन संगी, अपनी सहधर्मिनी को पाने की खुशी की। दिन मीरा की मांग सजी थी अभिज्ञान के नाम के सिंदूर से। एक क्षण में मीरा बन गई थी अभिज्ञान की अर्धांगिनी। सभी लोग कह उठे, अंत भला तो सब भला, शुभ मंगलम संपन्न हुआ। लेकिन क्या ये सच में अंत था या फिर शुभ था? सुहाग रात के दिन अभिज्ञान के कमरे में आते ही मीरा उसे साफ साफ सब कुछ बता देती है। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं किसी और से प्यार करती थी। आप मुझसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा। मेरे लिए मैं इस पति पत्नी के रिश्ते में नहीं बंध पाऊंगी। एक क्षण में अभिज्ञान के चेहरे के सामने अंधकार छा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए अभिज्ञान ने उससे पूछा था, ठीक है, तो अभी तुम क्या चाहती हो? डिवोर्स? नहीं, मैं घर वालों को तकलीफ नहीं दे सकती। दुनिया के लिए हम दोनों पति पत्नी रहेंगे, सुखी जोड़े के जैसे। चार दीवारी के अंदर इस कमरे में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता हमारे बीच नहीं होगा। अभिज्ञान ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अभी सो जाओ। और आप कहाँ सोएंगे? चिंता मत करो, मैं बाहर सो लूँगा। कह के ही कमरे से निकल आता है अभिज्ञान। शायद अपने आंखों के आंसुओं को छुपाना चाहता था। खुद को कठिन और मजबूत साबित करने में सक्षम भी हुआ था वो मीरा के सामने, क्योंकि मर्द को तो कभी दर्द ही नहीं होता। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। मीरा अभी एक सक्षम गृहिणी के तौर पर निखर चुकी है। घर में सबकी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखने वाली मीरा को सिर्फ अभिज्ञान के दिल का हाल नहीं पता होता है। अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था अभिज्ञान। मीरा के प्रति बढ़ता हुआ उसका लगाव जैसे नासुर बन के उसके दिल में चुभ रहा था। मीरा तो अभी बिना संकोच के उसके साथ घुल मिल रही थी, और उसी के चलते अभिज्ञान और भी ज़्यादा उसके प्यार में बहता जा रहा था। जिस प्यार का कोई किनारा ही नहीं है, जो प्यार शायद उसे कभी मिल भी नहीं सकता है। लेकिन एक इंसान कितने दिन अपने दिल के दर्द को छुपा के रख सकता है? एक समय तो वो लावा बन के बाहर आ ही जाता है। 2 हफ्ते तक जब अभिज्ञान डेंगू के बुखार से तप रहा था, तब मीरा ने दिन रात एक कर दिया था उसे स्वस्थ करने के लिए। बुखार में शरीर और प्यार में दिल का तापमान जैसे आसमां छू रहा था। मीरा को इतने पास से देखकर उस दिन अभिज्ञान रह नहीं पाया था। हाल दिल जुबां पे आ ही जाता है। उस दिन अभिज्ञान की बोली हुई बातें याद आते ही मीरा के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे इतने पास आ रही हो? तुम नहीं समझ पाती, तकलीफ होती है मुझे इससे। अपने सीने के बाएं तरफ हाथ रख के कहता है अभिज्ञान। अरे सॉरी, तुम कैसे समझोगी? तुम्हें थोड़ी ना मुझसे कोई लगाव है। लेकिन मैं तो तुमसे पहले दिन से बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ? थोड़ा सा प्यार नहीं मिल सकता मुझे तुमसे? ये कहते कहते अभिज्ञान रो पड़ा। उस दिन मीरा ने भी खुद को नहीं रोका था। अभिज्ञान के शब्दों ने उसके दिल में इतने दिनों से चलते हुए तूफानों को भी रोक दिया था। मीरा को भी तकलीफ हो रही थी अभिज्ञान को इस हालत में देखकर। हाँ, अभिज्ञान के तकलीफ में उसे भी दर्द होता है। इतने दिनों से एक दूसरे के साथ रहते रहते वो दोनों एक दूसरे के परिपूरक बन चुके थे। मीरा भी जाने अनजाने अभिज्ञान के प्रति दुर्बल हो चुकी थी। उसके मन में भी अभिज्ञान के प्रति भावनाएं आ चुकी थी। मीरा ने भी उस दिन खुद को रोका नहीं था। अभिज्ञान के सीने पे सर रखकर उसे गले से लगा के रोने लगी थी वो भी। अभिज्ञान ने भी उसे उसके बाहों में समेट लिया था। सारी बातें याद आते ही खिड़की के सामने खड़ी मीरा की आंखें नम हो आती है। अचानक 2 मजबूत हाथ आके उसे पीछे से गले लगा लेते हैं। उसके कंधे पे अपना चेहरा रख के कहता है, रानी बातें याद कर रही थी मीरू? समय कितनी तेजी के साथ बीत जाता है ना अभी? अभिज्ञान हंस के उसे गले लगा के कहता है, अंत भला तो सब भला। मीरा भी हंस के उसके सीने पे अपना सर रख देती है।
और ऐसे ही आखिर तक शुभ मंगलम संपन्न हुआ।